नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे। ऐसे टॉपिक्स को मैं लेकर के आया हुआ हूं, और अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा तो मैं ये गारंटी देता हूं कि यहाँ से जीएस के आपके 2 से 3 नंबर पक्के कंफर्म हैं। एकदम गारंटी है इस बात की कि 2 से 3 नंबर आपके लिए एकदम रखा हुआ है, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। कहा गया है कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21। आप जानते हैं कि जो समानता का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 कहां पे है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक में कवर किया गया है। किसको? मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और 6 तरीके के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें से कहा है कि समानता का अधिकार, जो कि पहला अधिकार है, वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद अगर हम 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 जो कहता है, यह राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। यहां से यह बताया गया है कि कौन कौन सी संस्थाएं राज्य की श्रेणी में आएंगी, कौन कौन सी संस्थाएं राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगी। इसका पूरा व्याख्या दिया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 14, आपका उत्तर क्या है? अनुच्छेद 14 है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में ही समानता के अधिकार को दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया क्या है कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। और एक लाइन और है, दूसरी, ये पहला है, दूसरा लाइन क्या है? विधियों का, विधियों का समान संरक्षण। ये 2 शब्द है। और इस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य सभी व्यक्तियों को समान रूप से ट्रीट करेगा, समान रूप से राज्य सबको देखेगा। यह किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। और उत्तर क्या है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है वह दूसरा अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और वो क्या है? अनुच्छेद 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक उसमें से कम कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। और इसमें केवल 6 बचा है स्वतंत्रता के अधिकार में। और वो कौन कौन से हैं तो यहां आप देख लीजिए। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीच, जिसकी हम बात करते हैं कि बोलने की जो आजादी है, वह कहां से आता है? अनुच्छेद 19 से आता है। और दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। सभा की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं, बशर्ते वह शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि देश की एकता, अखंडता पे किसी प्रकार की खतरा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है अबाध संचरण की, अबाध संचरण, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। और चौथा है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता।
कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं। और पांचवा क्या है, निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग पर आप निवास कर सकते हैं, जाकर के बस कर सकते हैं, तो निवास की स्वतंत्रता। और छठवां क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि आप आजीविका के लिए कोई भी व्यापार या धंधा कर सकते हैं, बशर्ते वह व्यापार और धंधा कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है वह क्या कहता है, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यहां से अगर आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें से कहेगा कि कौन सा इसमें से नहीं है, ये भी पूछ सकता है, या अनुच्छेद 12 में क्या है वो भी पूछ सकता है, अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है वो भी पूछ सकता है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वो भी पूछ सकता है। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। देखिए यहां से हमेशा प्रश्न पूछता है, 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आपको मिलेगा। झांसी की रानी, आप जानते हैं कि झांसी की रानी उसमें से एक रही है, लेकिन ये प्रथम नहीं है। ये कहाँ की रहने वाली, झांसी की रहने वाली थी, और झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया किसका, आंदोलन का। ठीक। तात्या टोपे एक प्रमुख सेना नायक के रूप में काम किए। नाना साहेब ये भी कानपुर से थे, कानपुर से आंदोलन का संचालन कर रहे थे, इन्हीं के साथ में तात्या टोपे भी थे। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, आपको याद है बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में प्रथम शहीद के रूप में प्रथम बार जो शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं मंगल पांडे 1857 में पहली बार जो क्रांति की शुरुआत हुई वो मंगल पांडे के द्वारा अप्रैल में मार्च में शुरुआत माना जाता है। उसके बाद फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से होते हुए तमाम शहरों में वो क्रांति एक आग की तरह फैल गई थी। तो 1857 में प्रथम शहीद जो है वो कौन है, मंगल पांडे हैं। ठीक। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, 1919, 1920, 1930 या 1942। देखिए यहां पर कई बार क्रम भी पूछ देता है, जैसे यहाँ पे क्रम देगा, कुछ आंदोलन दे देंगे और कहेगा कि क्रमानुसार उनको सजाइए, तो वहां पे क्या करेंगे, 1919 में देखिए रॉलेट एक्ट पास हुआ है, रॉलेट एक्ट ये पास हुआ है कब, 1919 से। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो इसका उत्तर क्या है, 1920 में। किसने किया, तो ये भी समझिए गांधी, गांधी जी ने किसके विरोध में किया, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया। किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो बिना अपील बिना दलील के ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आजादी देता था। ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो अगर आपसे इनमें से कोई भी पूछता है तो मैंने चारों का बता दिया आपको, और इसका उत्तर कौन सा है, 1920 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। देखिए इसमें से यमुना तो गंगा की ही सहायक नदी है, तो लंबी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र हालांकि इसका जल प्रवाह अधिक है, क्या है, जल प्रवाह, इसका जल प्रवाह अधिक है, लंबी भी है, लेकिन इसके सारे हिस्से क्या है, भारत में नहीं है, यह चीन में भी बहती है। क्या है, चीन में भी बहती है। कौन, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। सांगपो के नाम से आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है, फिर वहां से दिहांग दिबांग नदियां आकर इसमें मिलती हैं, और वहां से इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र होता है। ठीक। और नर्मदा, नर्मदा आप जानते हैं कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन, नर्मदा। और एक और नदी है जिसको हम लोग ताप्ती कहते हैं या तापी नदी बोलते हैं, वो भी पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है।
यह मध्य प्रदेश से निकलती है और कहां पे जाती है, गुजरात के कच्छ में जाकर के गिर जाती है। गुजरात में कुल मिलाकर के जाकर के गिरती है, यानी कि अरब सागर में ये जाकर गिरती है। कहां पे गिरती है, अरब सागर में। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं 2500 भी दिया रहता है, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं कि यहां से गंगोत्री से निकलती है, क्या होती है, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके एक कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो यहां पे क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। यह कौन सी नदी बनाती है, यह बनाती है गंगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। इधर से आकर के इसमें मिलती है यमुना, और कौन मिलती है, सोन मिलती है। ये बड़ी नदियां हैं जो आकर के इसमें मिलती है। इधर से कौन नदी आकर मिलती है, घाघरा, गोमती, गोमती, और कोसी, जो बिहार की क्या है, बिहार की अभिशाप, बिहार की अभिशाप बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आता है और यह अपनी दिशा बदलने के लिए मशहूर है। तो यह है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, गंगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, रामेश्वर। देखिए लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक द्वीप है, क्या है, द्वीप है। कहां पे स्थित है, अरब सागर में है, अरब सागर में है। रामेश्वर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है भारत का, क्या है ये, तीर्थ स्थल है ये भारत का। और ये कहां पे है, तमिलनाडु में, रामेश्वरम, ठीक है। कन्याकुमारी भारत का स्थलीय, अगर स्थलीय हम कहें, स्थलीय सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। स्थल का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। लेकिन कहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यह कहां पे है, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप पर है, द्वीप समूह पर है। क्या था मतलब 2004 की सुनामी में यह डूब चुका है, लेकिन अभी भी इसे ही माना जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए अगर हम इस तरह से भारत को 4 भागों में डिवाइड कर लें, तो देखिए ये जो उत्तर वाला इलाका है, उत्तर सबसे उत्तरी पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और अभी यहां हमने कहा कि इंदिरा पॉइंट, और एक क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी किबुथ। किबुथ कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में है। और यहां पे क्या है, गिहिर माथा, गिहिर मोती भी कहते हैं या गिहिर माथा भी कहते हैं। ये कहां पे है, गुजरात में है। तो ये भारत के जो 4 दिशाएं हैं, चारों में क्या क्या नाम है, ये हमने आपको बताया। यहां पे पूछा कौन सा है, दक्षिणतम पूछा है, तो इंदिरा पॉइंट इसका उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्रंथि की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा ग्रंथि की। हृदय क्या है, हृदय अंग है, ग्रंथि नहीं है। फेफड़ा, फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और किडनी का काम क्या है, रक्त को साफ करना, रक्त साफ करने का काम कौन करता है, किडनी करता है, रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए हर साल विटामिन से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां भी है स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रिकेट्स होता है विटामिन
डी की, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, रिकेट्स। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से, और ए जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। इसका उत्तर कौन सा है, रिकेट्स से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956। ठीक है। 1 नवंबर 1956 वह दिन है जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना है, यह तिथि है। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 जानते ही हैं स्वतंत्र हुआ है भारत, तो यह क्या है, स्वतंत्रता दिवस भी है। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र, बचा कौन सा, एक 24 जनवरी 1950। यही उत्तर है आपका। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950। इससे पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था, प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ईस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है। पहली बात तो आप समझिए, संसद, संसद और सांसद में बहुत अंतर होता है। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और संसद मतलब पार्लियामेंट। ठीक है। तो संसद में तीन लोग शामिल होते हैं। संसद में देखिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा कौन होता है, राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन है, लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। और क्या कहा जाता है, निचला सदन। इसी तरह से राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। उत्तर आपको मिल चुका होगा कि ऊपरी सदन किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा है। ठीक है। संसद आर्टिकल 79 में संसद की संरचना है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, और आर्टिकल 81 में क्या है, अनुच्छेद 81 में कौन सा है, लोकसभा है। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान, क्योंकि यह वह संविधान संशोधन है जिसमें ढेर सारे परिवर्तन कर दिए गए थे। एक ही बार में ढेर सारे बदलाव संविधान में कर दिया गया था इस संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको बहुत सारे परिवर्तन इसमें कर दिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन हमने बताया है आपको कि यह वह संशोधन है जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके एक वैधानिक अधिकार के रूप में 300 क में रख दिया गया। आर्टिकल 300 क में रख दिया गया उसको। तो ये 44वां संविधान संशोधन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात है पंचायती राज की। पंचायती राज को जो दर्जा मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा यहां पे क्या है, नगर पालिका, नगर निगम जिसको कहते हैं। ठीक है, नगर निगम। तो एक 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो किससे है, पंचायती राज से। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये आयोग का, इसलिए इस पर फोकस करिए, इसको ध्यान से देखिए कि यह कब हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992, कहीं कहीं 93 भी देगा क्योंकि आया 1992, फाइनली 93 में लागू हुआ है, 93 भी दे सकता है। ठीक है, 91 92 भी ऐसे होता है। तो ये क्या है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। पिछले मैंने बता चुका हूं, मैं पिछले ही एक प्रश्न में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1942 यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और यह वह दिन है जब महात्मा गांधी ने नारा दिया। महात्मा गांधी द्वारा नारा कौन सा दिया गया, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो, करो या मरो के साथ
शुरू हुआ यह आंदोलन? कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था इस समय। अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ कब? 1940 में। 1930 सविनय अयोध्या आंदोलन। 1947 में भारत आजाद हो गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, माउंटबेटन योजना के द्वारा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन जो उसमें उपस्थित होता है, आयरन के कारण रक्त लाल हो जाता है। प्लेटलेट्स आप जानते हैं रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये थे आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ताकि हम उसका आकलन करके और अच्छे से आपके लिए वीडियो को लेकर के आ सके। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।